Assalamualaikum. This is Umaima Shukur from Williams यूनिवर्सिटी। मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स 2 का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमने फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन थ्रू अ सर्कुलर अपर्चर, ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। इसे कवर किया था कि किस तरीके से हम एक सरफेस के ऊपर सर्कुलर अपर्चर लेते हैं और वहाँ से किस तरीके से जो बीम्स हैं वो डिफ्रैक्ट हो जाती हैं, और क्योंकि बीम डिफ्रैक्ट जब होती हैं तो हमें डिफरेंट एम्पलीट्यूड शो करती हैं, तो हमने वो एम्पलीट्यूड फाइंड आउट किया था डिफ्रैक्टेड बीम का, जिसको मैंने फाई से रिप्रेजेंट किया हुआ था। फाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, और इसी के साथ साथ मैंने कहा था कि जो इंटेंसिटी होती है वो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है। तो जब हमने ये एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर लिया था तो इसका मतलब है हम इजीली इंटेंसिटी भी डिफ्रैक्टेड बीम की फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका मेथड मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी जो है वो जस्ट जो आपने इसका फाई की वैल्यू को फाइंड आउट किया हुआ होगा उसका आप स्क्वायर ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगी, इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो हमारा लास्ट लेक्चर का टॉपिक था जो हमने कवर कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमैन फंक्शन और बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। अब आज का जो टॉपिक है ये पेपर में दो तरीके से आ सकता है, या तो न्यूमैन फंक्शन के नाम से आ सकता है या बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड के नाम से भी आ सकता है। तो आज का जो टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, क्योंकि जो हमारा कोर्स का नाम है वो है एमएमपी मैथमेटिकल मेथड, तो हमने इसमें जब भी किसी फंक्शन की डेफिनेशन करनी होती है तो हम मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करते हैं। तो न्यूमैन फंक्शन हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, इसको मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख चुके हैं। हमारे पास कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसका सॉल्यूशन भी हमने फाइंड आउट किया था, और एंड आंसर जो उसका आया था वो हमने कहा था कि बेसल फंक्शन है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, JNX का नाम दिया था, जिसका हमने सेकंड सॉल्यूशन भी डिस्कस किया था कि हम माइनस एन पुट करके फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे कि माइनस एन तो नेगेटिव इंटीजर अगर हम पुट करेंगे तो अनडिटर्मिनेट हो जाएगा सॉल्यूशन। तो उसका सॉल्यूशन हमने देखा था कि रॉन स्केल से हम इजीली सेकंड सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो फंक्शन था JNX, इसको हमने कहा था कि बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड है हमारे पास। तो आज हमने करना है सेकंड काइंड। इसी के साथ साथ हमारे पास न्यूमैन फंक्शन है। न्यूमैन फंक्शन को ही यूज करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। तो न्यूमैन फंक्शन को देखते हैं कि मैथमेटिकली हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो न्यूमैन फंक्शन है, मैथमेटिकली इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है इक्वेशन 1 में। क्या इक्वेशन है ये, n न्यू x, ये मैंने न्यू वर्ड यूज किया है यहाँ पर, ये जो स्मॉल लिखा हुआ है ये न्यू है। न्यू इन टर्म्स ऑफ x मैं अभी आपको बताती हूँ। ये न्यू क्या है हमारे पास, जो कैपिटल N है ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमैन फंक्शन को। नेक्स्ट इज इक्वल टू कॉस न्यू पाई j न्यू x माइनस j माइनस न्यू एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई न्यू। ये जो इक्वेशन 1 है ये रिप्रेजेंट कर रही है, किसको स्टेट कर रही है, न्यूमैन फंक्शन को। मतलब अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि न्यूमैन फंक्शन को स्टेट करे उसकी इक्वेशन क्या होती है, तो आपने यही वाली इक्वेशन मेंशन करनी है वहां पर। ये जो इक्वेशन 1 है इज द लीनियर कॉम्बिनेशन, आपको इक्वेशन में ही शो हो रहा होगा कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है दो फंक्शंस का। कौन कौन से फंक्शन है, ये जे न्यू एक्स जो है बेसिकली ये क्या है मेरे पास, ये बेसल फंक्शन ही है। बेसल फंक्शन में आपने क्या देखा था, JNX है हमारे पास, और यहाँ जस्ट मैंने n की जगह न्यू यूज किया, लेकिन मैं आगे जाके n भी यूज करूंगी, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो जे न्यू एक्स हम यूज कर रहे हैं ये बेसिकली हमारे पास बेसल फंक्शन ही है, जो आपने फर्स्ट बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए फाइंड आउट किया था। ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये दो फंक्शंस का। कौन कौन से फंक्शन है, जे न्यू एक्स जे माइनस न्यू एक्स, ये आपको इक्वेशन में शो हो रहा है कि ये जे माइनस न्यू एक्स है, ये वाला फंक्शन जे न्यू एक्स है आपके पास। अब यहाँ पर
हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एन न्यू एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एन न्यू एक्स मैंने स्टार्ट में ही बताया कि न्यूमैन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यू यहाँ पर क्या है, न्यू बेसिकली हमारे पास एक इंटीजर है। जैसे हमने बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड में कहा था कि जो एन है वो हमारे पास एक इंटीजर है जो क्या हो सकता है, प्लस माइनस एन के इक्वल हो सकता है, जिसमें हमने प्लस का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था और नेगेटिव से हमें प्रॉब्लम मिल रहा था जिसका सॉल्यूशन हमने रॉन्सकियन से किया था। तो यहाँ पर भी ये जो न्यू है बेसिकली ये हमारे पास एक इंटीजर है जिसे हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब न्यू की लिमिट को हम n पुट कर सकते हैं। जो लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास कि ये इंटीजर हो भी सकता है और इंटीजर नहीं भी हो सकता। तो हम आज के केस में दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे कि अगर न्यू हमारे पास इंटीजर है तब क्या होगा, अगर इंटीजर नहीं है तब हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इफ वी कंसीडर दैट न्यू इज एन इंटीजर, तो हमें न्यू को n के इक्वल पुट करना होगा। जैसे मैंने इक्वेशन 2 में शो किया हुआ है कि न्यू इज इक्वल टू n। ये कब होगा, जब हमारे पास न्यू जो है वो इंटीजर है। फर्स्ट केस हम किसका ले रहे हैं, इंटीजर का ले रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रिप्लेस कर देते हैं ये जो न्यू का फैक्टर है हमारे पास, इसे हम n से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमने पीछे कहा कि ये जो न्यू है हमारे पास इसको हम एज एन इंटीजर कंसीडर कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि न्यू की जगह को इक्वेशन 1 में n से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर देखें, ये मैंने n यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर भी n पुट कर दिया, यहाँ पर भी जहां जहां न्यू था वहां वहां मैंने n पुट कर दिया। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई जिसमें हमारे पास वैल्यू बन रही है n कैपिटल N, और जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ये स्मॉल n है हमारे पास, जो इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रही है इन टर्म्स ऑफ x। x हमारे पास वेरिएबल है cos n पाई jn x माइनस j माइनस n x, और डिवीजन में आ जाएगा आपके पास साइन इंटू n पाई। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ अप्रोक्सीमेशन है, अगर आप इन्हें डिटेल में सॉल्व करें तो हमें ये अप्रोक्सीमेशन मिल जाएंगे। मैंने इनको डायरेक्ट पुट किया हुआ है। cos n पाई जो हमारे पास है ये हमें वैल्यू देता है -1 टू पावर n। ये आपने याद करनी है, ये हमने नेक्स्ट कैलकुलेशन में भी यूज करनी है ये वैल्यू। तो अगर cos n पाई जो है वो हमें वैल्यू देता है -1 टू पावर n, तो मुझे क्या करना चाहिए कि इसी वैल्यू को 4 को पुट करना चाहिए इक्वेशन 3 में। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर देखें, मैंने इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी -1 टू पावर n। बाकी जो आपकी वैल्यू थी jnx माइनस j माइनस nx, और डिवीजन में आपका साइन n पाई एज इट इज मैंने पुट किया, और ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 5। अब हमने जनरल केस लिया था ऊपर के हमारे पास जो n है वो इंटीजर है, हमने ये नहीं कहा था कि इवन है या ऑड है। अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें कि हमारे पास जो है n ये एक इवन इंटीजर है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब n इवन इंटीजर होगा तो -1 टू पावर अगर 2 लें 4 लें तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जिस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट की हैं, तो अगर n हमारे पास क्या हो जाए कि इवन हो जाए, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये वाली जो टर्म है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, jnx आ जाएगा यहाँ पर, माइनस j माइनस nx आ जाएगा। मतलब एक हमारे पास प्लस का है और एक हमारे पास माइनस का है, डिवीजन में साइन n पाई एज इट इज आएगा हमारे पास। अब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं, हमने क्या किया, इन्हें कैंसिल आउट कर दिया, बाकी आपका आंसर क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। मतलब जो आपका न्यूमैन फंक्शन था हमने उसे सॉल्व किया इंटीजर लेकर, मतलब न्यू को अगर हम पुट करें इंटीजर की वैल्यूज के इक्वल, तो हमें जो टोटल न्यूमैन फंक्शन है वो 0 वैल्यू देता है। क्या मतलब हुआ इसका कि एक्चुअल सॉल्यूशन जो है वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते अगर हम इस पूरे फैक्टर में, जो हमारी पूरी इक्वेशन 1 थी, उस पूरी इक्वेशन 1 में अगर हम न्यू इज इक्वल टू n मतलब होल को इंटीजर ही पुट कर दे, तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। लिमिट क्या अप्लाई करेंगे कि हम कुछ फैक्टर्स के ऊपर तो इंटीजर अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन कुछ के ऊपर हम अप्लाई नहीं करते, उनको हम एज इट इज रहने देंगे।
तो फिर क्या होगा हमारे पास, फिर हो सकता है हमें एक्चुअल सॉल्यूशन मिल जाए। ये जो इक्वेशन नंबर 7 है ये शो कर रही है कि आपको एक्चुअल वैल्यू जो है ऑफ द फंक्शन इज इनडिटर्मिनेट, मतलब वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कब, जब हमारे पास न्यू इज इक्वल टू n होगा। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हमने क्या किया कि एक लिमिटिंग केस कंसीडर कर लिया। अब लिमिटिंग केस हमने कैसे कंसीडर किया, हमने लिमिटिंग केस को अप्लाई करने के लिए हॉपिटल रूल को यूज किया। हॉपिटल रूल को यूज करते हुए हमने लिमिट अप्लाई की। अब आपको आगे पता चल जाएगा कि हमने किस फैक्टर के ऊपर n इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू n पुट किया है और किसके इक्वल किसने पुट नहीं किया। तो जब हम हॉपिटल रूल लगाएंगे तो हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग मैंने जो मेरे पास इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, अगेन अब मैं यहाँ पर n वाली जहां मैंने पुट किया था न्यू इज इक्वल टू n, वो वाली वैल्यू लेकर नहीं चल रही। मैं अपनी ओरिजिनल वैल्यू जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में लिखी थी वो वाली वैल्यू में लेकर आगे चल रही हूँ कि अगर हमने न्यू इज इक्वल टू n पुट किया था तब तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिला था, तो हम दोबारा से कैलकुलेट करते हैं ओरिजिनल वैल्यू को लेते हुए। इक्वेशन 1 पर जब हमने एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया तो हमने ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, ये देखिए मैंने दोनों साइड पर डोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर एक्स का मतलब है कि हम विद रिस्पेक्ट टू न्यू ले रहे हैं क्योंकि न्यू डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो अब हमें यहाँ पर पता है कि जो ऊपर वाली वैल्यूज है ये वाली, ये तो हमारे पास एक ही वैल्यू है, ये तो सिंपल तरीके से आ जाएगा पार्शियल जे न्यू डिवाइडेड बाय पार्शियल न्यू, ये तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा ये इसका। और ये वाला जो फैक्टर है ये हमारे पास दो टर्म्स को शो कर रहा है, एक तो है हमारे पास कॉस न्यू बाई, दूसरी है हमारे पास जे न्यू एक्स। इसका मतलब यहाँ पर मुझे अप्लाई करना चाहिए प्रोडक्ट रूल। तो मैंने क्या किया कि इस टर्म के ऊपर मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद मुझे ये वाली वैल्यू मिल गई इसमें यहाँ तक, और ये जो नेगेटिव साइन है ये नेगेटिव साइन जो हमारा इक्वेशन 1 में था वो एज इट इज रहा। बाकी ये वाली जो टर्म है पूरी ये मुझे मिली है प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से इस टर्म के ऊपर। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, साइन न्यू पाई था। जब हम साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस न्यू पाई, और ये जो पाई है हमारे पास क्योंकि एक टाइम जब हम न्यू के लिहाज से लेंगे तो हमारे पास जस्ट पाई बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि मैंने कहा था कि कुछ टर्म को हम रिप्लेस करेंगे n से, लेकिन कुछ टर्म को हम नहीं करेंगे, उसको n तक हम एज इट इज लेकर चलेंगे कि जो हमारे पास न्यू वाली जो टर्म है हमारे पास उसे हमने रिप्लेस कर दिया n के साथ। अब ये n के साथ हमने कहाँ कहाँ रिप्लेस करना है ये देख लेते हैं। अब हम ये देखें इक्वेशन 9 तक हमने कर लिया था और इक्वेशन 10 पे हम आ रहे थे कि जब न्यू को n से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास साइन न्यू पाई था, तो साइन न्यू पाई की जगह मेरे पास आ गया n पाई, जे न्यू की जगह आ गया जे n, और मैंने क्या किया कि डिनोमिनेटर में रिप्लेस कर दिया n पाई से। ये वाला जो फैक्टर है ये देखें इसमें मैंने रिप्लेस नहीं किया, इसमें मैंने लिमिट अप्लाई कर दी है कि हम रिप्लेस कर सकते हैं इसे भी। यहाँ पर लिमिट आएगी आपके पास के जो न्यू है वो इज इक्वल टू n है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो आपके पास जैसे मैंने ऊपर बताया था कि जो cos n पाई का फंक्शन होता है वो -1 टू पावर n के इक्वल होता है, तो इसी तरीके से ये जो साइन n पाई का फंक्शन होता है ये 0 के इक्वल होता है। तो जब साइन n पाई हम 0 पुट करेंगे तो माइनस पाई एज इट इज, माइनस पाई जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 वैल्यू देगा, और ये जो jnx है आपके पास jnx भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है ये वाली जो फैक्टर है आपके पास, ये वाली जो टर्म है ये पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि साइन n पाई हमें 0 वैल्यू दे रहा है। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, डिनोमिनेटर में बच जाएगा पाई कॉस n पाई, और ये वाला फैक्टर जो जिस पर अभी हमने जो n न्यू इज इक्वल टू n पुट नहीं किया वो एज इट इज हमारे पास आ गया कॉस न्यू पाई पार्शियल जे न्यू इन टर्म्स ऑफ x डिवाइडेड बाय पार्शियल न्यू माइनस पार्शियल जे माइनस न्यू डिवाइडेड बाय पार्शियल न्यू। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 11। अब पीछे ही आपने देखा है कि जो हमारे पास ये वाला फंक्शन है cos n पाई का, ये हमारे पास -1 टू पावर n के इक्वल होता है। तो अगर ये वाला फंक्शन इस वैल्यू के इक्वल है तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पर पुट करना चाहिए -1 टू पावर n,
और अगर मैं इस वैल्यू में अगेन रिप्लेस कर दूं n से, तो फिर ये भी cos n पाई बन जाएगा। तब इसमें भी हम पुट कर सकते हैं -1 टू पावर n। तो अब देखें, अब मैंने जो लिमिट थी उसे खत्म कर दिया है टोटली पूरी टर्म में से। ऊपर जब हम ना हमारे पास cos न्यू पाई था, cos n पाई आ जाएगा। cos n पाई का मतलब -1 टू पावर n। तो ये देखिए मैंने पुट कर दिया डायरेक्ट -1 टू पावर n, पार्शियल जे न्यू डिवाइडेड बाय पार्शियल न्यू, और ये आ जाएगा पार्शियल जे माइनस न्यू डिवाइडेड बाय पार्शियल न्यू, और डिनोमिनेटर में आपका ये फंक्शन आ जाएगा। cos n पाई आपको पता था -1 टू पावर n के इक्वल था, तो उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसी इक्वेशन को, जो हमें इक्वेशन 13 मिली है, इसे बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया कि ये जो 1/पाई था ये मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि ये दोनों टर्म के साथ है, इस पर भी डिनोमिनेटर में, तो ये मैंने बाहर ले लिया 1/पाई। बाकी अंदर क्या बचा, -1 टू पावर n डिवाइडेड बाय -1 टू पावर n, और ये वाला जो फैक्टर था ये मैंने यहाँ पर लिख दिया रीअरेंज करके। और नेक्स्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस नॉमिनेटर में ये वाला फैक्टर आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस पार्शियल जे माइनस न्यू, और ये डिवीजन में -1 टू पावर n आ जाएगा। पाई मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी बाहर लिया हुआ है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको पता है दोनों टर्म कैंसिल आउट हो रही हैं, बाकी ये वाली टर्म बच जाएगी, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जस्ट डिवीजन में ये वाला फैक्टर। इस फैक्टर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो फिर क्या होगा, हमारे पास ये माइनस माइनस ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 टू पावर n बन जाएगा, और ऊपर आ जाएगा आपके पास -1 टू पावर n। तो अब मैंने क्या किया कि इसी को, ये जो इक्वेशन 15 आई थी मेरे पास, इसी को मैंने रीअरेंज कर दिया है कि 1/पाई पार्शियल जे न्यू डिवाइडेड बाय पार्शियल न्यू माइनस -1 टू पावर n पार्शियल जे माइनस न्यू डिवाइडेड बाय पार्शियल न्यू, और न्यू इज इक्वल टू n। हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज अपनी पुट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक स्टेप जो है वो स्किप कर दिया है कि जो हमारे पास फैक्टर था, यहाँ पर ये जब फैक्टर आया है तो हमारे पास था cos न्यू पाई। तो मैंने जो लिमिट अप्लाई की है न्यू इज इक्वल टू n, वो इस फैक्टर के ऊपर की है। बाकी जो फैक्टर थे मेरे पास वो मैंने एज इट इज ही रहने दिए हैं। इसीलिए ये जो वैल्यू है, जो हमारे पास लिमिट है, ये दोबारा हमारे पास आ गई है कि जो फैक्टर थे हमारे पास जिनके ऊपर अप्लाई की थी हमने, वो उन्हें हमने सॉल्व आउट कर लिया। बाकी जो रह गए हैं उनके साथ ये लिमिट है हमारे पास। तो अब हमारे पास इक्वेशन 16 आ गई, जिसको हमने सिंप्लीफाई करके, इक्वेशन 15 को सिंप्लीफाई करके हमने 16 इक्वेशन ऑब्टेन कर ली। यही जो हमारी 16 इक्वेशन है, इसे हम बोलते हैं बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। अब समटाइम्स हमारे पास जो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस तरीके से दी जाती है कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो ये वाला बनता है। मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन 16 है, समटाइम्स किसी भी बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी हो सकती है। इसीलिए बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में आपने देखा था कि हमें बेसल फंक्शन मिलता है। तो ये क्या होगा, हमारे पास बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड हमें उस वाली इक्वेशन में मिल गया था जो हमने सॉल्व की थी। तो ये इक्वेशन 16 जो है ये बेसिकली हमें प्रोवाइड कर रही है बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। तो यही हमारा आज का टॉपिक था कि बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड हमने फाइंड आउट करना है न्यूमैन फंक्शन को यूज करते हुए। आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।